मार्च 10, 1957 रियाद में एक अरबपति के घर एक बच्चे का जन्म होता है। आगे चल के वो जेद्दा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज हासिल करता है और आगे चल के वो एक फैमिली मैन बनता है, अपने फैमिली का प्रोवाइडर बनता है। और एक खास बात, उसको वो डिज्नी की जो एनिमेटेड कार्स मूवी थी ना, वो बहुत पसंद थी। ये वर्णन है ओसामा बिन लादेन का। वही ओसामा बिन लादेन जिसने अलकायदा का गठन किया था, जिसने आतंकवाद को एक नया रूप दिया था, जिसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक दूसरे दूर के देश में जा करके प्लेन क्रैश से उस देश की सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस साइट को नष्ट कर दिया। जिसे हम ट्विन टावर्स के नाम से जानते हैं। बट ओसामा बिन लादेन का नाम लेने से जस्ट पहले मैंने जिस बात का वर्णन किया था, उसको सुन करके आपको लगेगा कि यार ये तो कोई भला इंसान लगता है, ये तो कोई एक ऐसा इंसान लगता है जिसके बारे में आप कुछ दुखद कहानी सुनाने जा रहे हो, राइट? इन शॉर्ट, आपको लगेगा कि ये इंसान तो ठीक ही लग रहा था जब तक मैंने उसका नाम और उसकी आगे की करतूतों का वर्णन नहीं किया। बिल्कुल यही काम आज तक इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने किया, जब जब उन्हें बाबर, अकबर, औरंगजेब, उससे पहले खिलजी, गजनी, घोड़ी, तुगलक, इनका वर्णन किया। इनके कुकर्म, इनकी बर्बरताएं, इनकी दुष्टताएं, इनकी इनकी क्रूरताएं, इन पर कभी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने शायद ही बात की हो। लेकिन अगर किसी ने एक नया टैक्सेशन सिस्टम ला दिया, अगर किसी ने दीन इलाही नाम का नया धर्म बना दिया, किसी ने कहीं किसी जगह के लिए थोड़ा सा फंड दे दिया, उस बात का मेंशन आपको जरूर मिल जाता था। एक ऐसी इमेज पेंट की गई जिसको देख करके लगता था कि ये बाहर से आए हुए हमलावर काफी भले लोग थे, बाहर से आए, हमारे यहाँ के राजाओं से जंग करी और हमारे देश का विकास करते चले गए, निर्माण करते चले गए, कुछ ऐसे काम करते चले गए जिनके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। जबकि असलियत इससे उलट थी। वो लुटेरे थे, वो सेटलर कॉलोनाइजर्स थे, यानी कि दूर से आए, हमारे देश में जितना कब्जा कर सके किया और उसके बाद हमारे कल्चर को नष्ट करके अपने तौर तरीके कल्चर हम पर थोपने की कोशिश करने लगे। द मीनिंग ऑफ अ सेटलर कॉलोनाइजर। अब फाइनली एनसीईआरटी में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इन बदलावों को किया गया। तो मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो में उन चेंजेस के बारे में, और फिर इससे पहले जिस तरह से इन आक्रांताओं को पेंट किया गया था उसके बारे में। तो अकबर के बारे में क्या इमेज थी हमारे मन में, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप पीछे जाइए, चाहे मूवीज बनी हो, चाहे शोज बने हो, या हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स भी आप पढ़ते हो छोटे पे, अकबर की इमेज देवता समान थी। अकबर को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता था जैसे ये इंसान तो बस सेक्युलरिज्म का मसीहा है, इसको तो बस जो है देश को यूनाइट करना है और शहंशाह है और पता नहीं क्या क्या है, राइट? जो एक इमेज पेंटेड थी वो यही थी। आप पढ़ोगे, किसी भी एक्ट ऑफ एग्रेशन जो मुगलों ने किए थे उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। यहां तक कि जो जोधा अकबर मूवी भी बनी थी, उसमें जो राजपूत थे उनको बारबेरिक और पिछड़ा हुआ दिखाया है, जबकि रियलिटी उलट थी, राइट? मुगल्स वर द बारबेरिक एंड द पिछड़ा हुआ पीपल हु केम फ्रॉम द आउटसाइड। अब अकबर के बारे में जो नई लाइंस ऐड की गई हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। We have succeeded in occupying a number of forts and towns belonging to the infidels and have established Islam there. With the help of our bloodthirsty sword, we have erased the signs of infidelity from their minds and have destroyed temples in those places and also all over Hindustan. बहुत clearly the words infidels, which meant kafir, the signs of infidelity which meant हिंदू धर्म। जी हाँ, काफिराना सोच, काफिराना मन, यानी कि हिंदू धर्म। और कैसे उन्होंने इस्लाम की मदद से इन पर विजय पा ली है।
इस बात को फाइनली एनसीईआरटी बुक्स ने ऐड किया है। अब इस पर चर्चाएं शुरू हो गई कि ये क्या हुआ, ये कहां से आ गई ये लाइन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन उन्हीं अकबरनामा और उन्हीं हिस्टोरिक बुक से उठाई गई है जो हिस्टोरिक बुक से आपको पिछले की लाइंस पढ़ाई जाती थी। आज तक जो लिखा था, जो एनसीईआरटी बुक्स में आपने पढ़ा था, वो सारा किसी ना किसी प्राइमरी सोर्स, यानी कि जिस समय वो घटना घट रही थी उस समय किसी लेखक ने लिखी थी होते हुए। तो अकबर के केस में अकबरनामा जो उसके खुद के कोर्टियर अबू फजल ने लिखी थी, उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इवन दो अबू फजल अकबर का एक बहुत बड़ा चाटुकार था, वो उसी की कोर्ट में काम करता था, उसी की सैलरी पे जीता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर वो कुछ लिखेगा तो वो कहीं ना कहीं अकबर की बढ़ाई करने के लिए लिखेगा। उसके बावजूद भी ये सब चीजें अकबरनामा और इन सब बुक्स में मेंशन्ड हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि समवेयर व्हेन अबू फजल वाज राइटिंग दिस स्टफ और सम अदर हिस्टोरियन वाज राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाओ तो अकबर की इमेज जो थी वो इतनी हाईली सैनिटाइज्ड थी कि अगर टीवी शोज या मूवीज भी बनी है तो जो झूठ या जो सैनिटाइज्ड इमेज अकबर की चली आ रही थी कि वो दीन इलाही बनाया उसने, वो अल्ट्रा सेक्युलर था, उसने जिजिया हटा दिया, वो अपने कोर्ट्स में हिंदुओं को रखता था और जोधाबाई से उसने शादी की और तब भी उसने उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। ऑल दीज थिंग्स ये हमेशा आपको बचपने से बताया जाता रहा होगा। अब इसमें से एक एक बात का खंडन करते हैं। जोधाबाई इज नॉट अ हिस्टोरिक कैरेक्टर। जोधाबाई जैसा कोई था ही नहीं। किसी भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जोधा का कोई प्रॉपर वर्णन नहीं है। सेकंड, जिजिया हटाई थी बिकॉज ही वांटेड सपोर्ट ऑफ द राजपूत किंगडम्स जो उसे मिला मान सिंह जैसों के रूप में, जिनकी मदद से उसने और क्षेत्रों पे कब्जा करा। सो जिजिया हटाने का जो गेम था वो ये नहीं था कि उसने जिजिया आउट ऑफ काइंड हार्ट हटा दी। जिजिया हटाई थी बिकॉज एज अ पॉलिसी उसे हिंदू रूलर्स का सपोर्ट चाहिए था। जब वो सपोर्ट पूरा हो गया तो 2 पीढ़ी बाद औरंगजेब ने आते ही सब कुछ रिवर्ट बैक कर दिया था। तीसरा, वो अल्ट्रा सेक्युलर था, उसने दीन इलाही बनाया। इसके बारे में जान लीजिए, अकबर ने दीन इलाही कोई आउट ऑफ अगेन काइंडनेस नहीं बनाया था। दीन इलाही उसने इसलिए बनाया था बिकॉज वो वही काम करना चाहता था जो आज से करीब 2000 साल पहले इस देश के सबसे बड़े राजा ने किया था, विच वॉज ट्राइंग टू इवन बिकम मास्टर ऑफ द रिलीजन, यानी कि धर्मों का भी मसीहा बनना चाहता था। हमारे देश में किसी भी राजा से बड़ा कोई धर्मगुरु माना जाता था, भले ही वो कोई भी समय क्यों ना रहा हो। अब एक ऐसा राजा या एक ऐसा बादशाह जो अपने आप को सबसे बड़ा मनवाना चाहे, उसको चाहिए कि धर्म के नाम पे भी उसी को माना जाए। अब जो पुराने एग्जिस्टिंग धर्म है उनका धर्मगुरु तो वो बनने से रहा। ऐसे केस में उसने दीन इलाही को फॉर्म किया था, विच फेल्ड अटरली लेटर। नाउ अकबर की जो सैनिटाइज्ड पोर्ट्रेयल्स है, जहां पे उसको हर तरीके से बड़ा अच्छा दिखाया जाता रहा है, चाहे टीवी शोज हो, मूवीज हो, और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। तो यू विल आस्क अ क्वेश्चन कि क्या ये सब झूठ था? जो अकबर के बारे में अभी तक लिखा था, क्या वो सब झूठ था? नहीं, वो सब सच था, लेकिन वो सिर्फ आधा सच था। अकबर की रूलिंग और सो कॉल्ड न्याय व्यवस्था एंड एवरीथिंग अपनी जगह पर था, बट वो हिस्सा उसी ही इंसान का जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। तो चलिए एक एक करके उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं जिससे अकबर की रियलिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1568 सीज ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ के किले को अभेद्य माना जाता था और उदयपुर के राजा, जो महाराणाओं की या राणाओं की जो लीनियज थी, वो इस बात के लिए बहुत गर्वान्वित रहती थी कि उनके किले पर कभी किसी बाहरी ने कब्जा नहीं किया। लेकिन इस चीज में तब्दीली होती है 1568 में, जब अकबर फाइनली सक्सेसफुली कॉन्कर कर लेता है चित्तौड़ फोर्ट को, जिसके बाद वहां के जो किलेदार होते हैं वो अकबर के सामने घुटने टेक देते हैं। इस समय तक राणा ऑलरेडी जा चुके होते हैं और उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया होता है इसके बाद उदयपुर में। अब आप पूछोगे कि इसके बाद अकबर ने क्या किया? उस चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के बाद अकबर ने क्या किया? उसके बाद अकबर ने आदेश दिया उस किले के अंदर मौजूद सारे लोगों के कत्ल का।
उस किले के अंदर उस समय 30,000 लोग, बच्चे और उन राजपूत सोल्जर की वाइफ्स जो किले के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए बैठी थी, मेजॉरिटी में यही लोग थे। इनका एब्सोल्यूट मैसेकर हुआ। ये मैसेकर वॉज नॉट जस्ट द ब्लिम्प ऑफ एन अटैक, ये था अकबर की अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कि अब मैं जीत गया हूं, मेरे सामने जो आएगा उसका ये हाल हो। कोई किला कल को मैं अटैक करने आऊं, किसी किले पे अगर मैं क्लेम करूं तो वो चुपचाप मेरी शरण में आ जाए, अथवा उसका भी यही हाल हो सकता है। दिस वॉज द मैसेज जब अकबर ने उन 30,000 लोगों को चित्तौड़गढ़ की सीज में, उन बेगुनाहों को, सोल्जर से लड़ाई होती है वो एक बात होती है, सरेंडर के बाद जब आप किला कैप्चर कर लेते हो तो एज अ रूलर आपकी जिम्मेदारी होती है रूल करना, कॉन्कर करने के बाद चलाना। एंड ही चोज टू डू समथिंग टोटली डिफरेंट विच वॉज अटर मैसेकर। फाइनली एनसीईआरटी बुक्स ने इस चीज को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे इस टाइप की बातें करने की हिस्ट्री बदल दी जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये हिस्ट्री बदली नहीं जा रही है। आज तक आपने जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो जरा पन्ने पलट के आखिरी के कॉलम में जाइएगा जहां पर रेफरेंसेस लिखे होते हैं, यानी कि जो भी टेक्स्ट आपको पढ़ाए गए थे वो किन प्राइमरी रिकॉर्ड से लिए जा रहे थे। प्राइमरी रिकॉर्ड्स अथवा वो रिकॉर्ड्स जो किसी घटना के होने के समय पर ही लिखे जा रहे हैं। तो अकबर के केस में अकबरनामा जो उसके खुद के कोर्टियर अबू फजल ने लिखा था वो सबसे एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड माना जाता है। तो उस रिकॉर्ड में ये मेंशंस बहुत क्लियर हैं कि अकबर ने क्या किया था। तो बाबर के बारे में जो चेंजेस किए हैं उससे पहले मैं बाबर के बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दूं। बाबर केम फ्रॉम उज्बेक लैंड, जो आज का उज्बेकिस्तान पड़ता है। उस समय उज्बेकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, बट हाँ उज्बेक ट्राइब्स थे। उज्बेक्स वर ऑब्वियसली मंगोल्स, और उस पर उन क्षेत्रों पर मंगोलों का ही राज था, जिसमें से एक ये भी थे। बाबर का असल पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ये बाय रेस थे मंगोलॉइड, और बाय फेथ थे इस्लामिक सुन्नी, और बाय लैंग्वेज थे चगटाई टर्किश, यानी कि तुर्क भाषाएं जो थी उन्हीं का एक चगताई वेरिएशन था, जो सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस हैं जो आज भी वहां बोली जाती हैं। तो बाबर की स्टोरी इतनी सी है कि ही वॉज वन ऑफ द रॉयल पीपल फ्रॉम हिज लैंड्स, जिनके फादर वहां कहीं के कुछ राजा वाजा थे। वो अपने खुद के चाचा से हार के 10,000 सोल्जर्स के साथ फरगाना वैली से भागते हुए अफगान लैंड्स की तरफ अप्रोच करता है और वहां जीत हासिल करता है, वहां अपना बेस बनाता है, और उसके बाद उसका अगला टारगेट होता है दिल्ली सल्तनत, यानी कि वो सीट जिससे लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। बैटल ऑफ पानीपत टेक्स प्लेस एंड ही फाइनली विंस एंड बिकम्स द बादशाह और सुल्तान, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम, मुगल सुल्तान। तो अब बाबर के बारे में जो ऐड की गई लाइंस हैं वो हैं, बट ही वॉज ऑल्सो अ ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्करर, slaughtering entire populations of cities, enslaving women and children, and taking pride in erecting towers of skulls made from the slaughtered people of plundered cities. तो क्या क्या बताया गया कि he was a ruthless conqueror, slaughtering entire populations of cities, पूरे पूरे शहर जो उसके रास्ते में पड़ते थे उनका कत्लेआम करता था, बच्चों और औरतों को गुलाम बनाता था, अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनके सिर काट के, उनके कटे सिरों का पहाड़ बना करके उसमें गर्वान्वित महसूस करता था, और जिन शहरों को जीत भी लेता था उन पर भी खूंखार तरीके से कत्लेआम करके अपना डर और ताकत स्थापित करता था। यह था आपका मुगल बादशाह नंबर 1, मुगलों का पहला बादशाह। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जब भी 12th से 17th सेंचुरी यानी कि दिल्ली सल्तनत से मुगल सल्तनत को पढ़ाया जाता था, इन सारे ब्रूटल फैक्ट्स को पूरी तरह से साइडलाइन और इग्नोर्ड रखा जाता था, जबकि इससे पहले भी जो चीजें आपको पढ़ाई जाती थी वो उन्हीं प्राइमरी सोर्सेस से आती थी। जैसे ये सारी चीजें बाबरनामा से आती हैं, जिसको ओरिजिनल में तुजुकी बाबरी बोलते हैं, ओरिजिनल चगताई टर्किश में, फिर वो पर्शियन और उर्दू में ट्रांसलेट होती है जिसमें उसको बाबरनामा बोलते हैं, और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन से ये टेक्स्ट आपको मिलता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे बहुत स्मार्टली आज तक सिर्फ वो बातें चुन करके आपको पढ़ाई जाती थी जिसमें ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट इन्वेडर्स आपको
बहुत अच्छे थे। तो आप सोच सकते हैं कैसे आज तक आपको जो भी पढ़ाया जाता था हिस्ट्री में, वहां पे जो फॉरेन इन्वेडर थे, जो बाहरी आए हुए आक्रांता थे, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू मुगल सल्तनत, फ्रॉम मोहम्मद घोड़ी, गजनी, तुगलक, खिलजी, देन द मुगल्स, यानी कि बाबर, अकबर, औरंगजेब एंड ऑल, इनकी इमेज को कितना क्लीन करके आपको पढ़ाते थे, इनकी असलियत, कॉन्क्वेस्ट की बर्बरताएं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कैसे ये मंदिर गिराते थे। इसके साथ साथ औरंगजेब की भी जो असलियत थी वो भी बता दी गई है कि कैसे उसने अपनी फतवा आलमगिरी में जो फतवे फतवे यानी कि आज के समय में जब आप फतवा सोचते हो तो आप सोचते हो इस्लामिक ऑर्डर, बट उस समय पे इट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो कैसे उसने मंदिरों को गिराने के आदेश दिए थे वो फतवा आलमगिरी में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। उसके भी मेंशंस अब एनसीईआरटी में ऐड किए गए हैं। एंड आई थिंक इट्स अ बिग लीप अहेड, क्योंकि किसी भी देश को उसके ऊपर अत्याचार करने वाले जो बाहरी आक्रांता हैं, उनकी महानता पढ़ाने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो नाउ आई थिंक यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प हिस्ट्री। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि डू दिस, मेक दिस अ प्रैक्टिस व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू गेट टू हिस्ट्री। डू अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट दैट हार्ड। जब भी आपको कोई टेक्स्ट या कुछ पढ़ाया जाता है, आप पूछो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, यानी कि ये बात कहाँ से उठाई गई है। कोई भी हिस्टोरियन जो आज के पिछले 50-70 साल के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने प्राइमरी सोर्स से ही उठाया होता है। बात इतनी सी है, आज का जो हिस्टोरियन है, आज के पिछले 70 साल के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से उसको, उस बात को जबरदस्ती सेक्युलराइज करने के लिए उसमें अपनी सोच इंसर्ट कर दी। सो मेक श्योर कि किसी की सोच इंसर्ट ना हो, आप ओरिजिनल प्राइमरी चीजें पढ़ो। जितना प्राइमरी चीज पढ़ोगे उतना आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी उन लोगों के बारे में। I think people will have clearer ideas about Indian history and especially the darker age जिसको हम 12th से 17th सेंचुरी मानते हैं, जिसमें इंडिया पर फॉरेन इन्वेडर्स का काफी कंट्रोल हो गया था। I don't think anyone has to take it personally to their heart, but people also have to learn to know things in the real sense। और ये जो एक बहुत ही अल्ट्रा सेक्युलर अप्रोच से पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी किसी को कहते सुना कि भाई ये जब से हुआ है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है तो 500 साल 700 साल पुरानी बुक्स में क्यों लिखा है? ये मेंशंस उस समय उन्हीं लोगों ने खुद ने क्यों की? क्योंकि उनको गर्व था। जो इस किस्म के कर्म कर रहे थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब, वो खुद इस बात में बहुत खुश थे ये सब करके। ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ पेन कर रहे थे, वो बहुत ही खुशी से, गर्व के तौर पे कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था वो एक दूसरे लोगों के ऊपर फतह हासिल कर रहे हैं। वो अपने मजहब का फैलाव कर रहे हैं। वो अपने तौर तरीके एक दूसरे जाति या दूसरे लोगों के ऊपर एनफोर्स कर रहे हैं। उनको प्राइड था अपने इन कामों पे। सो इंस्टेड ऑफ ना डिफेंडिंग दीज ब्रूटल मर्डरर्स, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो मैं किसी को हिटलर को डिफेंड करते नहीं देखता हूँ, मैं किसी को कभी माओ जेडोंग या स्टालिन को डिफेंड करते नहीं देखता। लेकिन जब इन क्रूर आक्रांताओं की बात आती है तो इनको डिफेंड करने लाखों लोग चले आते हैं, जस्ट बिकॉज उनको अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव को जिंदा रखना है। इट्स स्टूपिड, दैट्स ऑल आई हैव टू से।